Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And don't forget to press the bell icon for latest video notification. और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक में जो है हमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी पॉइंट मिस किया है तो वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक आप देख सकते हो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके। और आज इस वीडियो में जो है हम लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर कवर करेंगे, वो है ट्रांसपिरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus। ये दोनों पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कल वाले वीडियो में जो है हम इस चैप्टर का रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है ट्रांसपिरेशन। तो जो प्लांट होते हैं वो वाटर कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्लांट में चलता रहता है। बट 100% वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें से सिर्फ 5% वाटर जो है प्लांट यूज करते हैं, और 95% वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के पास, वो चला जाता है इन एटमॉस्फेयर। और ये कैसे जाता है एटमॉस्फेयर में? थ्रू एरियल पार्ट्स, मतलब जैसे कि लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। तो जो भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर है उसके थ्रू ये 95% रिमेनिंग वाटर जो प्लांट के यूज का नहीं है वो बाहर चला जाता है। अब ये 95% ऑफ वाटर जो बाहर फेंका जा रहा है, उसमें से जो 1% ऑफ वाटर है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये 95% में से जो है, तो टोटल 100% वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, जिसमें से 5% जो है प्लांट ने यूज कर लिया, 95% जो है प्लांट लॉस करने वाला है। इसमें से जो है 1% वो लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जिसे हम गटेशन प्रोसेस कहेंगे। और बाकी 99% वाटर प्लांट लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट लॉस करेगा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसीजर कहेंगे। गटेशन जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर के से होता है, जैसे कि वाटर स्टोमेटा या हाइडेटोस। ठीक है, तो ये जो लिक्विड के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है वो किस के थ्रू होता है? वाटर स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, और जो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन थ्रू, वो लॉस होता है थ्रू लीव्स, थ्रू स्टेम, थ्रू फ्लावर्स एंड थ्रू फ्रूट्स। तो जो भी सारे एरियल पार्ट्स है प्लांट्स के, वो सारे पार्ट्स जो है वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता है इनमें से, उसमें से है लीव्स में। मतलब सारे एरियल पार्ट्स तो जो है वो ट्रांसपिरेशन कर ही रहे हैं, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस कर रहे हैं, बट उनमें से सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? लीव्स। तो जो एक्चुअल वाटर लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वो लीव्स के या फिर ये 3 साइड से होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसपिरेशन थ्रू वाटर लॉस होने वाला है वो इन साइड से होने वाला है। पहला है क्यूटिकल थ्रू, जिसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। दूसरा है स्टोमेटा थ्रू, जिसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। और लास्ट है लेंटिकल्स थ्रू, जिसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बेस्ड ऑन वो कहां से लॉस हो रहा है। यदि क्यूटिकल से लॉस हो रहा है तो क्यूटिकुलर, स्टोमेटा से लॉस हो रहा है तो स्टोमेटल, और लेंटिल से लॉस हो रहा है तो लेंटिकुलर। अब हम 1 by 1 सब देखेंगे।
तो पहले आपको समझना होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसीजर है क्या। तो ये है ट्रांसपिरेशन का डायग्राम। तो रूट थ्रू जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है सॉइल से प्लांट में। अब ये वाटर जो आप ब्लू एरो में देख सकते हो वो जाता है रूट से पहले स्टेम में, स्टेम से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है लीफ में। तो वाटर जो है स्टेम से लीफ में जा रहा है और ये है वेन्स जो वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम स्टेम टू लीफ। अब ये लीफ में एक बार वाटर आ जाता है तो वाटर इवापोरेट हो जाता है बाहर एनवायरनमेंट में, और इस प्रोसीजर को कहते हैं, जो ये वाटर लॉस हो रहा है थ्रू इवापोरेशन मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जो हमने देखा 3 टाइप्स का है, उसमें से पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल एक्चुअली ये देख सकते हो आप, लीफ है, ये एक्चुअली लीफ का एक ये है स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लीफ के ऊपर ये एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं, ठीक है। तो लीफ के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ सेल्स लीव्स एंड स्टेम। तो पत्तों के ऊपर या स्टेम के ऊपर आप देखोगे एक वैक्सी कोटिंग है, ठीक है। और ये वैक्सीन कोटिंग जो पत्ते और स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं, उसे कहते हैं क्यूटाइल लेयर। अब ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो होता है थ्रू दिस लेयर। तो ये वैक्सी कोटिंग वाले लेयर से यदि ट्रांसपिरेशन हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसीजर से। तो एकदम सिंपल डिफ्यूजन प्रोसीजर से होता है, बट क्यूटिकल एज एक वैक्सी सब्सटेंस है तो ज्यादा वाटर लॉस के लिए हेल्प नहीं करता। एक्चुअली क्यूटिकल प्रेजेंट ही लीफ या स्टेम पे इसलिए होता है कि वाटर ज्यादा लॉस ना हो सके, क्योंकि वैक्स आपको पता है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां से ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, सिर्फ 8 से 10% वाटर ट्रांसपिरेशन उस क्यूटिकल से होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो दिन भर होता है, बट वो रात में बंद हो जाता है, ठीक है। रात में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ क्यूटिकल को। तो ज्यादा थिक क्यूटिकल होगा तो क्या होगा, लेस ट्रांसपिरेशन। तो ये अपोजिट रिलेशनशिप पे है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थिक क्यूटिकल होगा तो अंदर का पानी जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएगा तो लेस ट्रांसपिरेशन होगा, और यदि थिन क्यूटिकल होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। तो लेंटाइल्स ये एक्चुअली ये देखिए, लेंटाइल्स ये स्मॉल रेस्ड कंपोज्ड लूजली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टेम के ऊपर जनरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये लेंटाइल्स में जो है पोरस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये देख सकते हो लेंटाइल्स का पोर्स, ये है आपका एलएस स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिकल। तो लेंटिकल में यहाँ देखिए पोर्स प्रेजेंट है, ये पोरस टिश्यू जो है बने होते हैं ऑफ सेल्स विथ लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और ये जो बने होते हैं किससे, कौन से सेल से, जिनमें लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है इन पेरिडर्म ऑफ सेकेंडली थिकेंड ऑर्गेन्स में, ठीक है। और ये जनरली ये जो लेंटिकुलर्स हैं या लेंटाइल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लेंटाइल्स जो हैं वो बार्क ऑफ वुडी स्टेम, मतलब बार्क मतलब क्या होता है, तो आप जो पुराने पेड़ देखोगे उसके ऊपर छाल रहती है, करेक्ट, उसके स्टेम के ऊपर। तो छाल जो है वो क्या है, एक्चुअली बार्क है, ठीक है। तो ये प्लांट के बार्क के ऊपर जो ये आप पुराने नीम का पेड़ देखो या पीपल का पेड़ देखो तो उसके ऊपर एक सूखा सा लेयर निकल रहा होता है उस स्टेम के ऊपर से, एक्चुअली वो बार्क होता है, ठीक है। तो ये जो बार्क है वुडी स्टेम का, उसके अंदर लेंटिकल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, या फिर रूट्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स में। लेंटिकल्स जो है जनरली प्रेजेंट है बार्क ऑफ ओल्ड स्टेम पे या फिर पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट्स, बट लेंटिकल्स लीफ में एब्सेंट होते हैं। तो लेंटिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं वुडी स्टेम्स में या रूट्स ऑफ डाइकोटिलेडोन्स में या फिर पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट्स में। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है क्योंकि लेंटिल्स जो जनरली स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं
और बहुत छोटे ओपनिंग होते हैं, और स्टेम थ्रू बहुत कम ट्रांसपिरेशन होता है, नियरली 0.1 to 1%। जो रेट ऑफ रेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो बहुत स्लो है, इसके लिए तो इतना कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी दिन के समय ही होता है। नेक्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जो है एक्चुअली आप ये देख सकते हो, ये लीफ है, ये लीफ के ऊपर यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरह से छोटे छोटे ओपनिंग्स दिखेंगे। तो ये हर एक छोटा जो ओपनिंग है वो एक्चुअली क्या है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक्चुअली माइन्यूट अपेचर्स होता है जो बना होता है लीफ के ऊपर, और वो सराउंडेड होता है बाय 2 गार्ड सेल। तो ये जो एक आपको राजमा की शेप का, किडनी शेप का दिख रहा है ना, वो एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल। तो बना होता है 2 गार्ड सेल से, और उसको सराउंडिंग होते हैं एक्सेसरी सेल्स। तो ये जो है ये सब सेल्स है ना, वो एक्सेसरी सेल्स हैं। तो स्टोमेटा किससे बना है, स्टोमेटा एक्चुअली एक छोटा सा ओपनिंग है जो गार्ड सेल से सराउंडेड है, और उसके सराउंडिंग में है एक्सेसरी सेल्स। ये लोकेटेड होता है ऑन एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम एंड लीफ, जनरली ऑन लीफ। तो लीफ के एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लीव्स पे जनरली सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा दिखता है ऑन लोअर सरफेस। तो जो लीफ है, लीफ के आप नीचे वाले पार्ट में देखोगे ऑन द लोअर सरफेस आपको सबसे ज्यादा स्टोमेटा मिलेगा। अब स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लीफ पे कैसा है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है या लीफ के नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट है या दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज हैं लीफ के। पहला है इपीस्टोमेटिक, जहां स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लोटस। हाइपोस्टोमेटिक, जहां स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, मतलब लीफ के नीचे, जैसे कि नीरियम। नेक्स्ट है एम्फीस्टोमेटिक, इतना ही वर्ड है ये, एम्फीस्टोमेटिक, जहां स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस पे भी और लोअर एपिडर्मिस पे भी, जैसे कि ग्रास। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ दिन के समय होता है, एक्सेप्ट फॉर डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं जैसे कि कैक्टस, उनमें जो है ट्रांसपिरेशन रात के समय भी होता है। 90 से 93% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन जो प्लांट में होता है वो थ्रू स्टोमेटा ही होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दिन के समय। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपैरेटस। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बेसिकली दिखता कैसा है, तो टिपिकल स्टोमेटल एपैरेटस जो है वो बना होता है 2 गार्ड सेल से। तो ये देखिए, ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरा। तो ये स्टोमेटल एपैरेटस पहले बना हुआ है 2 गार्ड सेल से, ये ग्रीन कलर के 2 गार्ड सेल है। स्टोमेटा से जो बीच का ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग जिसे मैंने रेड कर दिया, वो स्टोमेटा है, और साइड वाली ये बाकी के जो सेल्स हैं, ये व्हाइट और पिंक में, वो एक्सेसरी सेल्स है। तो टिपिकल स्टोमेटा 3 चीजों से बना हुआ है, 2 गार्ड सेल, स्टोमेटा मतलब स्टोमेटापोर, और एक्सेसरी सेल्स। जो स्टोमेटा है वो एक्चुअली, जो स्टोमेटा मतलब बीच का जो ओपनिंग है वो एक्चुअली बहुत छोटा सा माइन्यूट होता है और इलिप्टिकल पोर होता है। तो इलिप्टिकल मतलब अंडे के आकार का पोर होता है, और वो सराउंडेड होता है 2 किडनी शेप या डंबल बेल शेप्ड गार्ड सेल से। तो जो ये ओपनिंग है, ये स्मॉल पोर, इसको स्टोमेटा कहते हैं, और उसको सराउंड करने के लिए क्या है, 2 गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल किडनी शेप के हो सकते हैं या फिर डंबल बेल शेप के। तो आप देख सकते हो आपका गार्ड सेल जो है यहाँ पे जो गार्ड सेल है ये किडनी शेप का है, और यहाँ पे डंबल बेल शेप का है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। तो किसी किसी में स्टोमेटा में गार्ड सेल किडनी शेप का होता है, किडनी बीन शेप का, और दूसरा एक होता है डंबल बेल शेप का। जो गार्ड सेल है वो एक्चुअली टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू ही होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो मॉडिफाई हो चुका है गार्ड सेल के फॉर्म में। तो उसे हम कहेंगे एपिडर्मल पैरेन्काइमा सेल। तो गार्ड सेल बेसिकली बना किससे होता है, एपिडर्मल पैरेन्काइमा सेल से। वो किडनी शेप कब होता है और डंबल बेल शेप कब होता है, तो गार्ड सेल किडनी शेप होता है डाइकोटिलीडॉन्स में। तो डाइकोटिलीडॉन्स में वो होता है किडनी शेप गार्ड सेल,
और डंबल बेल शेप गार्ड सेल होता है ग्रास में। तो याद रखें, यदि आपको बोला गया कि डाइकोटिलेडोन्स का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो आप ये वाला ड्रॉ कीजिएगा, जिसमें सारे लेबलिंग दीजिएगा। तो ये लेबलिंग में आप देख सकते हो, जो ये वाला है, ये वाला पार्ट वो गार्ड सेल हुआ, ठीक है, बीच का जो ओपनिंग हुआ वो स्टोमेटा हुआ, ये जो है ये अंदर से ग्रीन पार्ट दिखेगा तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और ये साइड के जो गार्ड सेल को सराउंडिंग है वो सब्सिडियरी सेल्स है, और ये जो गार्ड सब्सिडियरी सेल्स के बाहर है वो इपिडर्मल सेल्स है। यदि आपको सब्सिडियरी सेल्स और इपिडर्मल सेल्स का नाम याद ना आए तो उसे आप जो है यहाँ पे स्टोमेटल अपैरेटस या एक्सेसरी सेल्स कह सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको ये दो वर्ड याद नहीं आ रहा होगा तो इसे एक्सेसरी सेल्स कह दीजिएगा। तो इस तरह से ये स्टोमेटल अपैरेटस का जनरल स्ट्रक्चर है। अब जो साइप्रस प्लांट है उसमें दोनों भी तरह के गार्ड सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे, किडनी शेप भी और डंबल बेल शेप भी। गार्ड सेल एक्चुअली लिविंग होते हैं सॉरी, वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं विथ अनइवनली थिक वॉल। तो गार्ड सेल बेसिकली कैसे हैं, तो यहाँ पे हम गार्ड सेल का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल है। अब ये गार्ड सेल जो है वो लिविंग है, न्यूक्लिएटेड है, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अनइवनली थिक वॉल होता है, मतलब वॉल कहीं थिक होता है और कहीं थिन। अब जो इनर वॉल होता है, मतलब जो स्टोमेटा की तरफ फेस करने वाला वॉल है, तो हम उसे जो है ग्रीन कलर से दिखाएंगे। तो जो इनर वॉल होता है स्टोमेटा की तरफ फेस करने वाला वॉल, ये वाला पार्ट वॉल का जो ग्रीन कलर से है वो थिक होता है, ये वॉल थिक होता है, ठीक है, इसको हम थिक कर देंगे। ये वॉल थिक है और इनइलास्टिक है, मतलब वो स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। और लेटरल वॉल, मतलब जो बाहर के साइड वाला वॉल होता है स्टोमेटा के, जो हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, तो जो लेटरल वॉल है, बाहर के साइड वाला वॉल, वो एक्चुअली थिन होता है और इलास्टिक होता है। तो अंदर का वॉल कैसा है, थिक एंड इनइलास्टिक, और आउटर वॉल कैसा है, थिन एंड इलास्टिक। गार्ड सेल में थोड़े से क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं अंदर, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के, पर पुअर फोटोसिंथेसिस के, मतलब बहुत कम अमाउंट में वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। गार्ड सेल के पास एबिलिटी होती है अपनी साइज चेंज करने की, जिसके वजह से आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। स्टोमेटा जो है वो एक्चुअली एक इपिटिकल पोर है, मतलब अंडे का आकार का ओपनिंग है, जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल से बना है। तो गार्ड सेल जब स्पेसिफिकली ऐसे ही शेप में होगा तभी स्टोमेटा ओपन होगा। ये स्टोमेटा ही है जिससे वाटर वेपर जो है बाहर जाता है और ट्रांसपिरेशन हो पाता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब एक्सेसरी सेल्स, एक्सेसरी सेल्स एक्चुअली स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं गार्ड सेल को। तो जो आपके गार्ड सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, इनको जो भी सराउंड करते हैं ऐसे बाहर, ये सब सेल्स, ये सारे सेल्स क्या है, एक्सेसरी सेल्स। उनका नंबर जो है वो वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना होगा, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। बट हाँ, ये एक्सेसरी सेल्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजर्वायर होते हैं K+ आयंस के लिए, और इन एक्सेसरी सेल्स को हम सब्सिडियरी सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा। तो आप देख सकते हो येलो कलर का जो है वो गार्ड सेल है, हर एक स्टोमेटा पे ये ऑरेंज वाला ओपनिंग है, ये न्यूक्लियस है। जो गार्ड सेल है उसके ऊपर आप ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स देख सकते हो येलो के बीच में, वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और गार्ड सेल के जो बाहर ये ग्रीन पत्तों की जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली सब्सिडियरी सेल है। तो जब गार्ड सेल जो है फूला हुआ रहेगा, टर्जिट रहेगा, तो अंदर का पोर ओपन दिखेगा और हम इसे बोलेंगे ओपन स्टोमेटा। जब जो गार्ड सेल है फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर अब कुछ पानी वानी नहीं बचा, वो एकदम सूख के जैसे किसमिस रहता है उस तरह से हो गया, तो फिर पोर बंद हो जाएगा और हम उसे कहेंगे क्लोज स्टोमेटा। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो बेसिकली कंट्रोल किया जाता है बाय टर्गर ऑफ गार्ड सेल, मतलब गार्ड सेल के अंदर फ्लूइड है कि नहीं है, जिसके वजह से टर्गर प्रेशर बना है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि स्टोमेटा ओपन है कि क्लोज है।
दिन के समय गार्ड सेल जो है वो टर्जिट होते हैं क्योंकि उनमें एंडोऑस्मोसिस होता है। तो दिन के समय क्या होगा, दिन के समय यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर जो है वाटर घुसेगा। तो ये हम जो अभी देख रहे हैं वो डे टाइम का है। डे टाइम में जो है गार्ड सेल के अंदर जो है वाटर घुसेगा, और वाटर घुस रहा है मतलब वहां पे हो रहा है एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस की वजह से अंदर जो है वाटर घुस चुका है। वाटर घुसने की वजह से वहां टर्गर प्रेशर बना है। टर्गर प्रेशर थिन जो वॉल है बाहर के गार्ड सेल के, उन्हें बाहर की तरफ पुश करेंगे, जिसके वजह से ये थिन और इलास्टिक वॉल जो है वो बाहर स्ट्रेच आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ स्ट्रेच किया जाएगा। और ये वॉल स्ट्रेच होने की वजह से जो है किडनी या डंबल बेल शेप बन जाएगा ये गार्ड सेल का। और जो इनर थिक वॉल है, जो ये अंदर वाला थिक वॉल है, वो जो है वो बाहर की तरफ मतलब ऐसे अंदर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक किडनी शेप या फिर डंबल बेल शेप जो है गार्ड सेल बन जाएगा पूरी तरह, जिससे बीच का ओपनिंग ओपन हो जाएगा क्योंकि स्टोमेटा वाइडन हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। बट अब रात के समय मतलब ड्यूरिंग नाइट, अब रात के समय क्या होगा, रात के समय जो है वो क्या हो रहा है, आपका जो स्टोमेटा है उसमें एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। मतलब अब वाटर जो है वो बाहर जा रहा है। वाटर बाहर जा रहा है मतलब वहां पे हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से यहाँ पे जो है अंदर का सारा पानी बाहर चला गया, टर्गर प्रेशर खत्म हो चुका है, इसलिए वॉल जो है सिकुड़ के एक दूसरे के पास आ गए हैं। वहां पे जो है फ्लैसिड बन गया है वो सेल क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, और फ्लैसिडिटी की वजह से वहां पे स्टोमेटा क्लोज हो गया क्योंकि सिकुड़ के सेल जो है अब एक दूसरे के पास आ गए हैं, बाहर का सेल वॉल और अंदर वाला सेल वॉल, और इसके वजह से अंदर का जो ये ओपनिंग था वो बंद हो चुका है। तो एंडोऑस्मोसिस जो दिन के समय होता है वो स्टोमेटा ओपन करता है, एक्सोऑस्मोसिस जो रात के समय होता है वो स्टोमेटा क्लोज करता है। और ये एंडो और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से मतलब कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होने की वजह से गार्ड सेल ओपन या क्लोज होते हैं। इसके बेसिस पे जो है इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए कि एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, जिसके वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे थियोरीज दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये डायग्राम में आप एकदम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये है आपका जो है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा। तो ओपन स्टोमेटा में क्या हो रहा है, गार्ड सेल के अंदर जो है यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस हो रहा है मतलब वाटर अंदर आ रहा है, जिसके वजह से ये सेल जो है वो टर्जिड हो रहे हैं, तो फैल रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो पोर है ओपन हो रहा है और स्टोमेटा ओपन हो रहा है। बट रात के समय जहां पे अब एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो सेल जो है वो फ्लैसिड हो रहा है मतलब सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ओपनिंग क्लोज हो रहा है और स्टोमेटा क्लोज हो रहा है। अब उसके लिए बहुत सारे थियरीज दिए गए थे, उनमें से कुछ थियरीज आज हम देखेंगे। ये सबसे फर्स्ट थियरी है, दैट इज स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थियरी। तो जैसे कि नाम है उसमें से ही आप समझ सकते हो, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा और फिर शुगर स्टार्च में। ये जो इंटर कन्वर्जन थियरी है वो दिया था स्टीवर्ड ने 1964 में। इनके अनुसार दिन के समय एंजाइम फॉस्फोपाइरोलेज कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में। तो दिन के समय क्या हो रहा है, यहाँ दिन के समय स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एंजाइम फॉस्फोपाइरोलेज। जैसे ही स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होते ही गार्ड सेल के अंदर जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो अंदर गार्ड सेल के अंदर अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया है दिन के समय, क्योंकि वहां पे अब शुगर प्रेजेंट है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने की वजह से वहां पे वाटर जो है अंदर की तरफ मूव होने लगा है, और वाटर अंदर की तरफ मूव होने की वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो गए हैं, वो स्ट्रेच हो गए हैं और स्टोमेटा ओपन हो गया है। बट रात के समय ड्यूरिंग नाइट इसका उल्टा ही होता है, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है वहां एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगा,
तो रात के समय क्या हो रहा है, शुगर जो है अब वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है, तो अब अंदर स्टार्च है, वहां पे होने लगेगा एक्सोऑस्मोसिस, मतलब वाटर बाहर मूव होने लगेगा, सेल फ्लेसिड हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट था प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी। तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी जो है वो दिया था लेविट ने इन 1974। उनके अनुसार ये स्टोमेटा क्लोज या ओपन होता है क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटॉन्स और K प्लस आयंस का। तो K प्लस और जो है H प्लस आयंस के मूवमेंट के वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो रहा है। तो दिन के समय क्या हो रहा है, तो ड्यूरिंग डे, दिन के समय जो स्टोमेटा के अंदर स्टार्च है, मतलब वो गार्ड सेल के अंदर जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, ये दिन के समय हो रहा है। फिर मैलिक एसिड है वो फर्दर डिसोसिएट होता है, मैलिक एसिड जो है फर्दर डिसोसिएट होगा मैलेट और H प्लस में। जैसे ही मैलेट और H प्लस बन जाएगा गार्ड सेल के अंदर, ये H प्लस जो है वो बाहर की तरफ मूव किया जाएगा, मतलब सब्सिडियरी सेल्स की तरफ मूव कर दिया जाएगा। जो H प्लस बन गया है गार्ड सेल के अंदर, अब उसको फेंक कहाँ दिया गया है, बाहर सब्सिडियरी सेल में। तो आप देख सकते हो सारे H प्लस जो है जो गार्ड सेल के अंदर बने हैं बाय डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड, वो बाहर सब्सिडियरी सेल में फेंक दिए गए। जैसे वो सब्सिडियरी सेल में बाहर जाएंगे, उसी के साथ साथ जो है K प्लस गार्ड सेल के अंदर घुसेगा, तो H प्लस बाहर जाएगा और उसकी वजह से K प्लस जो है वो अंदर घुसेगा गार्ड सेल में। जैसे ही K प्लस अंदर आएगा, वो K प्लस जाएगा मैलेट के पास और वो मैलेट के साथ रिएक्ट करके बनाएगा पोटेशियम मैलेट। तो K प्लस अब गार्ड सेल में आ चुका है एक्सचेंज ऑफ H प्लस की वजह से, और वहां पे आके उसने बनाया है पोटेशियम मैलेट। अब ये पोटेशियम मैलेट जो है अंदर का ऑस्मोसिस का कंडीशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एंडो ऑस्मोसिस होता है, मतलब वाटर बाहर से अंदर गार्ड सेल में घुसने लगता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये गार्ड सेल फूल जाते हैं और वो टर्जिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बट एक बात और याद रखें, K प्लस आयन के साथ साथ सॉइल में से Cl प्लस आयन भी आए हैं ऊपर। तो रात के समय ये K प्लस आयन और Cl प्लस आयन जो है वो उनका अपटेक जो है वो एब्सिक्स एसिड प्रिवेंट कर देता है। तो ये रात के समय क्या होता है, K प्लस और Cl प्लस आयन प्लांट में उतना नहीं आ पाता, जिसके वजह से K प्लस और H प्लस के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाता है गार्ड सेल में। K प्लस अंदर नहीं आता है तो पोटेशियम मैलेट नहीं बनता है, पोटेशियम मैलेट नहीं बनता है तो वहां पे अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो है एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है। और जैसे ही एक्सोऑस्मोसिस होगा तो वाटर गार्ड सेल से बाहर जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला है एडवांटेज। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट में प्रेजेंट है उसको निकाल देता है। को प्लांट को क्योंकि सिर्फ 5% ऑफ वाटर का जरूरत है, जो 100% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने उसमें से सिर्फ 5% का जरूरत है। तो सपोज बाकी के 95% वाटर प्लांट के अंदर रह जाए जिसका उसको जरूरत नहीं है, तो प्लांट तो सड़ जाएगा, इसलिए वो जो है निकालना जरूरी है और वो ट्रांसपिरेशन करता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन की वजह से पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर का और मिनरल का हो पाता है, ये हमने देखा है। ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट होता है, जिसकी वजह से असेंट ऑफ सैप होता है। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं उसकी वजह से वहां पे गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन जो है वो मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्लांट है या लीफ है मेनली, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। बट डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, तो यदि एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब प्लांट ने जितना पानी ऊपर लिया भी नहीं है उससे ज्यादा वो बाहर जा रहा है, तो प्लांट जो है सूखने लगेगा, उसमें बहुत सारी इंजरीज आ जाएंगे और कुछ दिनों बाद वो प्लांट मर भी जाएगा। बट स्टिल
इसके बावजूद ये कहा जाता है कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल, मतलब ट्रांसपिरेशन भले ही शैतान है बट वो इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बार एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, व्हाई ट्रांसपिरेशन इज एन नेसेसरी इविल। तो जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो होता है थ्रू स्टोमेटा, जिसके लिए स्टोमेटा को ओपन रहना पड़ता है दिन के समय। यदि स्टोमेटा ओपन रहता है दिन के समय तभी जो है गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है, और गैसेस का एक्सचेंज होने की वजह से ही रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाता है। तो यदि ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा तो स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा, और ओपन ही नहीं होगा तो गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। यदि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन रुक जाए, वो डायरेक्टली जो है प्लांट के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि यदि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा तो स्टोमेटा हमेशा क्लोज रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, जहां फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से प्लांट फूड बना नहीं पाएगा, और उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए स्टोमेटा का ओपन रहना जरूरी है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत जरूरी है और हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो भले ही ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर करवाता है, बट ट्रांसपिरेशन की वजह से स्टोमेटा ओपन रहता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है और फिर रेस्पिरेशन होता है और एक्सेस ऑफ वाटर बाहर जाता है। इसके वजह से जो कर्टिस है उन्होंने 1926 में कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सजेशन है, या आने वाले चैप्टर का कोई आपको डिमांड है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर askyourdoubt04@gmail.com पे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, keeping together is progress, and working together is success. So let's come together and move towards the success. That's all for today. Thank you. Stay tuned.